डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन होता है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बच्चों सभी को थोड़ा टफ लगता है, तो मैंने इसे आपके लिए आसान बनाने की पूरी कोशिश की है। आप इस वीडियो को बहुत अधिक ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स याद हो पाएगा। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित या फिर आप कोई भी कुछ भी बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है यह एक जैसे विटामिनों का ग्रुप है। मतलब कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनका एक जैसा हमारे शरीर में कार्य है, तो इसीलिए हमने उनका एक ग्रुप बना दिया है जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारे 8 विटामिन होते हैं। इन सभी का लगभग एक जैसा हमारे शरीर में कार्य है और एक ही जैसे लगभग खाद्य पदार्थों में ये पाए जाते हैं। तो देखते हैं ये 8 विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन B1 जिसको हम थायमीन कहते हैं, दोबारा से सुनिए, विटामिन B1 जिसको हम थायमीन कहते हैं। विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B3 जो कि नियासिन होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B9 फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जिसको हम कोबैलामिन के नाम से जानते हैं। बच्चों एग्जाम्स में कभी कभी विटामिन B1, B2, B3 इनके नाम आ जाते हैं टिक करने के लिए, तो आप विटामिन B1, 2 और 3 के नाम तो अवश्य ही याद कर लीजिएगा। और लगभग इन सभी का एक जैसा कार्य है। तो जो लाल रंग से मैंने दिखाए हैं विटामिन B1, 2, 3 और विटामिन B9 और विटामिन B12, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन में, मेटाबॉलिज्म में या चयापचय में सहायता करता है। एक बार फिर से समझिए, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायता करते हैं। इसीलिए इनको हम कोएंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। कोएंजाइम्स वे सभी तत्व होते हैं जो एंजाइम्स को कार्य करने में मदद करते हैं। बच्चों हमारे शरीर में हमारी पाचन क्रिया के लिए और अन्य क्रियाओं के लिए भी कुछ एंजाइम्स मदद करते हैं, जिनकी सहायता से जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है वो शुरू होती है। तो एंजाइम्स को कार्य करने के लिए कोएंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो विटामिन बी जो होता है वह कोएंजाइम का कार्य करता है। देखते हैं विटामिन B1 जिसको हम थायमीन कहते हैं। थायमीन शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों में बहुतायत से पाया जाता है। मतलब थायमीन जितने भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, उनमें हमें लगभग मिल ही जाता है। साबुत अनाज, गेहूं, चावल और साबुत दालें विटामिन B1 का अच्छा स्रोत होती हैं। एक बार फिर से देखिए, जो साबुत अनाज होते हैं, गेहूं, चावल एवं साबुत दालें या छिलके वाली दालें, वो सभी विटामिन B1 का अच्छा स्रोत होती हैं। इसी के साथ साथ मीट, अंडा आदि जो मांसाहारी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भी विटामिन B1 जिसको हम थायमीन कहते हैं वह पाया जाता है। विटामिन B1 को हम एपेटाइट विटामिन भी कहते हैं। विटामिन B1 को हम एपेटाइट विटामिन भी कहते हैं। एपेटाइट मतलब भूख, भूख से संबंधित। तो यह हमारी भूख को बढ़ाता है क्योंकि हमारे पाचन तंत्र को, पाचन को ये दुरुस्त रखता है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में यह सहायता करता है। थायमीन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में परिवर्तित होने में महत्वपूर्ण कोएंजाइम का कार्य करता है। हम सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है और वह ऑक्सीडेशन के द्वारा शरीर में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
तो ग्लूकोज के ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए विटामिन B1 जो होता है वह बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि वह एक कोएंजाइम का कार्य करता है। शरीर की कोशिकाओं को सामान्य कार्य करने एवं पोषक तत्वों के ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए B1 जरूरी है। इसकी कमी से हृदय एवं मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि हृदय और मस्तिष्क हमारे शरीर में दो ऐसे अंग हैं जिनको लगातार और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी होगी तो मस्तिष्क और हृदय तक सही से ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण उससे संबंधित रोग हमें हो जाते हैं। विटामिन B1 की कमी से हमें थकान, सरदर्द, इरिटेशन, भूख की कमी, अपच और कब्ज की बीमारियां होती हैं। विटामिन B1 की अगर शरीर में लगातार कमी हो जाती है तो उसकी वजह से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। यह बेरी-बेरी जो है यह दो प्रकार का होता है, एक ड्राई बेरी-बेरी और एक वेट बेरी-बेरी। और ये रोग जो होता है यह हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मतलब बेरी-बेरी हृदय और मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है जो कि विटामिन B1 की कमी से होती है। लंबे समय तक यदि हम भोजन को पकाते हैं तो अधिक ताप से भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। इसीलिए और साथ ही विटामिन B1 जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। तो यदि हम खाद्य पदार्थों को बार बार धोते हैं, बार बार लंबे समय तक भिगोते हैं और धोया और भिगोया हुआ पानी हम फेंक देते हैं तो उससे विटामिन B1 काफ़ी कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हमें दालें या चावल भिगोने हैं तो हम उन्हें अच्छे से धोकर साफ पानी में ही भिगोएं और भिगोए हुए पानी को हम फेंके ना, उसको हम दाल या चावल जो भी बना रहे हैं उसमें प्रयोग कर लें, ताकि हमारा विटामिन B1 जो है वह कम नष्ट हो। विटामिन B कॉम्प्लेक्स अनाज, दालों एवं चावलों के ऊपरी भाग में पाया जाता है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा, छिलकों में एवं ऊपरी भाग में विटामिन B कॉम्प्लेक्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जब हम दालों की, अनाजों की प्रोसेसिंग करते हैं तो विटामिन B1 के नष्ट होने का खतरा होता है। इसीलिए आटे में विटामिन B कॉम्प्लेक्स अधिक पाया जाता है, जबकि मैदा और सूजी में विटामिन B कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो गेहूं की ऊपरी परत होती है वह हट जाती है। इसी प्रकार से जो पॉलिश्ड राइस होते हैं, पॉलिश किए हुए जो चावल होते हैं, उनमें विटामिन B1 जो है वह बहुत ही कम मात्रा में रह जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें पॉलिश किए हुए चावल भी नहीं खाने चाहिए। इसी के विपरीत यदि हम अनाज, दालों इन सभी को फर्मेंटिंग करते हैं या स्प्राउटिंग करते हैं तो हमारी विटामिन C की मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की भी मात्रा बढ़ जाती है। स्प्राउटिंग मतलब अंकुरित करना और फर्मेंटेशन मतलब कि खमीरीकरण, जैसा कि हम इडली या क्या कहते हैं वो नान वगैरह बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन करते हैं, तो उसमें हमारी विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C की मात्रा बढ़ जाती है। अभी देखते हैं हम विटामिन B2। विटामिन B2 जिसको कि हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, यह भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि मीट, लीवर, किडनी, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन तीनों के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका भी वही कार्य है, जैसे थायमीन कोएंजाइम का कार्य करता है, ऐसे ही राइबोफ्लेविन भी कोएंजाइम का कार्य करता है। और वसा कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। राइबोफ्लेविन की कमी से त्वचा में क्रैक्स, होठों के किनारों पर क्रैक्स आ जाते हैं, होठों के किनारे फट जाते हैं, जिसको कि हम चिलोसिस कहते हैं। हमारा जो जीभ होती है, जो माउथ होता है, उसमें सोर्स हो जाते हैं और जीभ जो है वो सूजी सूजी सी लाल हो जाती है, जिसको कि हम ग्लोसाइटिस कहते हैं। ये सभी बीमारियां राइबोफ्लेविन की कमी से होती हैं। साथ ही यदि राइबोफ्लेविन की कमी भी लंबे समय तक होती है तो उसकी कमी से भी हृदय और मस्तिष्क से संबंधित रोग हो जाते हैं। राइबोफ्लेविन अधिक प्रकाश में नष्ट हो जाता है। इसीलिए बच्चों, जो दूध होता है वो पहले कांच की बोतलों में बिकता था, लेकिन बाद में दूध को कांच की बोतलों में स्टोर नहीं किया जाता, ना ही सेल किया जाता है, क्योंकि प्रकाश के कारण दूध में जो राइबोफ्लेविन उपस्थित होता था वह नष्ट हो जाता था। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट पन्नियां नहीं होती हैं, बिना ट्रांसपेरेंट वाली पन्नियों में ही दूध बेचा जाता है।
उसके बाद देखते हैं विटामिन B3 जिसको कि हम नियासिन कहते हैं। यह भी दालों में, अनाजों में, मेवों में, मीट, फिश, अंडा आदि इन सभी में पाया जाता है। विटामिन B3 जिसको हम नियासिन कहते हैं, यह एक अमीनो एसिड होता है जिसको हम ट्रिप्टोफेन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा हमारे शरीर में भी निर्मित हो जाता है। तो यदि हम थोड़ी सी मात्रा में दूध भी रोज लेते हैं तो दूध में जो ट्रिप्टोफेन पाया जाता है वह हमारे शरीर में जाकर नियासिन की यदि कमी हो रही है तो उसको पूरा करने में मदद कर सकता है। नियासिन भी कोएंजाइम का कार्य करता है और कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के पाचन में सहायक है। नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। यह भी मस्तिष्क और मसल्स से संबंधित बीमारी होती है और यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाता तो इससे इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। उसके बाद है विटामिन B9 जिसको कि हम फॉलिक एसिड कहते हैं। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, लिवर, किडनी, मीट इन्हीं में पाया जाता है और इसी के साथ साथ साबुत अनाज, दालें, अंडा, दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों में भी हमें फॉलिक एसिड मिल जाता है। फॉलिक एसिड हमारे शरीर में स्टोर भी रह सकता है। फॉलिक एसिड का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह खून के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह लाल रक्त कणिकाओं के सही से विकास के लिए और सही से निर्माण के लिए फॉलिक एसिड बहुत अधिक आवश्यक है। फॉलिक एसिड की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। हम सभी ने बच्चों पढ़ा है कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है, लेकिन आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड भी यदि हमारे शरीर में उसकी कमी होती है तो उसके कमी से भी हमें एनीमिया हो जाता है, क्योंकि रक्त के निर्माण में फॉलिक एसिड की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक नामक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो सामान्य से कुछ बड़े आकार की हो जाती हैं और उनकी मात्रा भी कम बनती है। उसके बाद देखते हैं विटामिन B12 जिसको कोबैलेमिन कहते हैं। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो शाकाहारी भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता। यह केवल जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों जैसे लिवर, किडनी, दूध, अंडा एवं दूध से बने पदार्थों तथा सी फूड में पाया जाता है। तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि विटामिन B12 जो है वो शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि दूध एवं दूध से बने पदार्थ जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए अवश्य ही उन्हें ग्रहण करना चाहिए। विटामिन B12 भी हमारी आंतों में एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके द्वारा हमारे शरीर में निर्मित हो जाता है, लेकिन उसके अवशोषण के लिए हमें इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता तो विटामिन B12 जो है वो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता है। तो विटामिन B12 जो होता है वो छोटी आंत में अवशोषित होता है, लेकिन बिना इंट्रिंसिक फैक्टर के विटामिन B12 अवशोषित नहीं हो सकता। इसीलिए जो विटामिन B12 बैक्टीरिया के द्वारा हमारी आंतों में बनाया जाता है वह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर को बहुत ही कम विटामिन B12 चाहिए और यदि हम थोड़ी सी मात्रा में भी दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ रोज लेते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। विटामिन B12 भी हमारे खून के बनने के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसकी कमी से भी पर्निशियस एनीमिया होता है। साथ ही विटामिन B12 हमारे मस्तिष्क, तंत्रिका कोशिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं एवं DNA के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए विटामिन B12 की भी हमारे शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सभी को विटामिन B कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से सुनिए। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में हमारे 8 विटामिन पाए जाते हैं और इन सभी विटामिनों का जो मुख्य कार्य है वह कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के पाचन का होता है। यदि विटामिन B कॉम्प्लेक्स की हमारे शरीर में कमी होती है तो उससे हृदय एवं मस्तिष्क संबंधी रोग हो जाते हैं। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है वह लगभग जितने भी हमारे साबुत अनाज, दालें, सूखे मेवे, मीट, अंडा, दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ होते हैं, इन सभी में पाया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।